चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट 3 और सीबीएसई सैम्पल पेपर का। ज़रा ध्यान से देखेंगे, जो हमारे रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन रह गए हैं सैम्पल पेपर 20-21 के, उनको फटाफट से कंप्लीट करते हैं और समझते हैं एक क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 कुछ इस प्रकार है, कंट्रोलिंग इज एन इंडिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो बेसिकली अनअवॉइडेबल, यू कैन से कि इसको हम छोड़ नहीं सकते, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। विदाउट कंट्रोलिंग द बेस्ट ऑफ प्लान कैन गो एरे। ठीक है, डू यू अग्री? सो बेसिकली आउट ऑफ द ट्रैक मैं निकल सकता हूँ अगर कंट्रोलिंग मैं ऑप्ट नहीं करता हूँ। कंट्रोलिंग फंक्शन अगर मैं टारगेट सेट नहीं करता हूँ, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर नहीं कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं ऑफ ट्रैक निकल सकता हूँ, मेरी चीज़ें खराब हो सकती हैं। मैनेजमेंट में ऐसा पॉसिबल है, तो डू यू अग्री दिस? ओके, सो बेसिकली येस डेफिनेटली बेटा, कंट्रोलिंग एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का, और यहाँ पर दो रीजंस देने हैं, तो डेफिनेटली आप इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ये बताते हुए आप बताओगे कि बेसिकली कोई भी दो रीज़न आप दे सकते हो, और उन दो रीजंस में क्या क्या बातें होंगी ध्यान से देखिए। तो सबसे पहली चीज़ तो है यस, और ये यस लिखने के ही बेटा में भी हो सकता है कि कुछ स्पेसिफिक वेटेजेस यस और नो की ही हो। ठीक है, तो यस इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग डेफिनेटली बेटा कि कंट्रोलिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है, इंडिस्पेंसिबल फंक्शन हो जाता है मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस में ये 6 पॉइंट्स हैं, इसमें से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हो कि मैं अपने टारगेट्स को अचीव कर पाता हूँ, अकम्प्लिश कर पाता हूँ गोल्स को। भैया बिना टारगेट सेट किए अगर मैं, देखो सिंपल सी बात है, जब आप किसी चीज़ को टारगेट सेट करते हो तभी उसकी अकम्प्लिशमेंट के बारे में सोचते हो। विदाउट टारगेट अगर आप काम करते हो तो आपको आपके पास प्रॉपर रोड मैप नहीं है, आप अकॉर्डिंगली नहीं चल पाओगे। राइट, अकॉर्डिंगली आप टारगेट्स को अचीव कर पाओगे, टारगेट्स को अकम्प्लिश कर पाओगे कैसे? आप प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पर टारगेट को सेट करते हो, देन एक्चुअल परफॉर्मेंस को उससे मेजर करते हो, डेविएशंस को आइडेंटिफाई करते हो, देन फर्दर टारगेट्स को इंप्रूव करते हो। राइट, ऐसे ही होता है, और करेक्टिव एक्शंस लेते रहते हो टाइमली। राइट, इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। तो डेफिनेटली मैं अपने ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अकम्प्लिश कर पाता हूँ, अचीव कर पाता हूँ। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड, डेफिनेटली कोई हाइपोथेटिकल मैंने स्टैंडर्ड सेट तो नहीं किया। राइट, स्टैंडर्ड जो मैंने टारगेट सेट करे हैं वो एकदम एक्यूरेट हो पाते हैं, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी आएगी, पिछले प्रीवियस ईयर के प्रीवियस जो टाइम पीरियड गया उसमें मैंने किस तरीके से काम किया, अकॉर्डिंगली मैं टारगेट को सेट करता हूँ, देन मैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करता हूँ। ठीक है, तो मैं एक्यूरेसी भी चेक कर पाता हूँ कि जो टारगेट मैंने सेट किए हैं वो कितने एक्यूरेट है। रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ कर पाता हूँ, वेस्टेज से बचूंगा हर चीज़ को लेकर। जब टारगेट सेट है, रॉ मटेरियल कितना आएगा, परचेज बजट, प्रोडक्शन बजट, हर चीज़ का बजट फिक्स है, हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग हो रखी है। राइट, तो डेफिनेटली मैं रिसोर्सेज का बड़ा एफिशिएंट तरीके से यूज़ करूँगा, और किसी तरह की पिलफरेजेस अगर चोरी वगैरह होती है, ठीक है, थेफ्ट होता है, तो उसको भी मैं बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, जस्ट बिकॉज कि मैंने टारगेट सेट किए हुए हैं, उस टारगेट के अकॉर्डिंग मैंने प्रॉपर बजट सेट किया हुआ है कि लगभग इतना खर्चा होना चाहिए, बट उससे ज़्यादा हो रहा है और फिर भी मैं टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा, तो मैं उन रीजंस को आइडेंटिफाई करूँगा, एंड देन मैं उन वेस्टेज और स्पॉइलेज को कंट्रोल कर पाऊंगा। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के अंदर एक मोटिवेशन आती है, क्यों? क्योंकि पहले से टारगेट सेट हैं, तो उनको पता होता है कि हमको किस डायरेक्शन में काम करना है, कैसे काम करना है, जैसे कि हमें भी अपने जो इंडिविजुअल हमारे मोटिव्स हैं वो भी हमारे अचीव हो पाएंगे। लाइक प्रमोशंस हो गया, इंसेंटिव हमें कितना विड्रॉ करना है, अकॉर्डिंगली वो काम करेंगे। राइट, एंड एक ऑर्डर और डिसिप्लिन क्रिएट हुआ था डेफिनेटली, जैसे मैं बताया मैंने आपको कि पिलफरेजेस है, थेफ्ट है, तो एक बार चीज़ों को लेकर स्ट्रिक्टनेस जब बरती जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि आपका जो टारगेट सेट हो रखा है, बजट जो सेट हो रखा है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें ज़्यादा खराब होती हुई दिखती हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल की जाती हैं, और ये सब कंट्रोलिंग का ही पार्ट है। तो एक डिसिप्लिन क्रिएट होता है एम्प्लॉयज़ के बीच में। राइट, और उसको अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो डेफिनेटली उस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले जाते हैं। ठीक है, जिसने थेफ्ट किया है, किसी तरह का पिलफरेजेस हुआ है। राइट, तो एक डिसिप्लिन क्रिएट हो पाता है, कोऑर्डिनेशन बन पाता है, तालमेल बन पाता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। जब ऑल ओवर टारगेट सेट हैं तो सारे डिपार्टमेंट्स को मजबूरन तालमेल में काम करना पड़ता है, मिलकर काम करना पड़ता है। बट अगर सबके ऊपर कोई टारगेट सेट नहीं होगा तो वो अपने एक दूसरे को ईगोइस्टिक होकर आइसोलेट कर सकते हैं, बट वो चीज़ें अवॉइड हो जाती हैं जब आप कंट्रोलिंग फंक्शन को ऑप्ट करते हो, प्रॉपर टारगेट सेट करते हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर उनकी मजबूरी है कि तालमेल कोऑर्डिनेशन में वो काम करेंगे, एक डायरेक्शन मिलती है सारी एक्टिविटीज़ को, समझ रहे हो? तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का आपका नेक्स्ट पार्ट। इट इज जनरली बिलीव्ड दैट मेजरमेंट ऑफ अ परफॉर्मेंस शुड बी डन आफ्टर द टास्क इज कंप्लीटेड। सो टास्क कंप्लीट होने के बाद मैं मेजर करता हूं कि मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस किस तरीके से करी है। ओके, सो ये भी कंट्रोलिंग का ही क्वेश्चन है बेटा, और यहाँ पर स्टेप्स की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, मैं टारगेट सेट करता हूँ, उसके बाद मेजर करता हूँ एक्चुअल परफॉर्मेंस को, देन मैं कंपेयर करता हूँ, एनालाइजिंग डेविएशन। राइट, तो वो सब चीज़ें हैं, और यहाँ पर वो बोल रहा है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव एंड द स्टेप फॉलोड बाय द सेम इन द प्रोसेस।
तो उसके बाद के स्टेप्स आपको बताने हैं और डेफिनेटली इस लाइन में जो बोला गया है उस स्टेप को भी आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कुछ नहीं है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वो कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर, कंट्रोलिंग फंक्शन में आपका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में सबसे पहले टारगेट सेट होते हैं, उसके बाद मैं मेजर करता हूँ एक्चुअल परफॉर्मेंस को। ठीक है, परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल मैनर। ठीक है, तो उद्देश्य क्या था उसके हिसाब से, तरीके से मैं मेजर करता हूँ कि भैया मैंने टारगेट सेट किया था 1,00,000 यूनिट्स का, बट एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है कितनी, 80,000 यूनिट्स की। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, मैं मेजर कर रहा हूँ, राइट। देर आर सेवरल टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, वेयर एवर पॉसिबल मेजरमेंट ऑफ वर्क शुड बी डन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जो भी परफॉर्मेंस है उसको एक्चुअल तरीके से मेरे को मेजर करना पड़ता है। जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करूंगा, देन फिर मैं कंपेयर करूंगा। कंपेयर किससे करूंगा, जो मैंने टारगेट सेट किए थे, राइट। दिस स्टेप्स इन्वॉल्व द कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड। ओके, सच कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन बिटवीन द एक्चुअल एंड डिजायर्ड रिजल्ट। तो मैं चाहता था वो रिजल्ट नहीं आया, मैं 1,00,000 यूनिट्स चाहता था प्रोडक्शन में, एक्चुअल में आई है 80,000। पहले तो मैंने इसको मेजर किया, मेजर करने के बाद मैं इसको डेविएशन को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। डेविएशन कितना है, 20,000 यूनिट्स का। भाई ये 20,000 यूनिट्स मैं क्यों अचीव नहीं कर पाया? क्या मशीन को ऑपरेट करने वाला कोई नौसिखिया वर्कर था? क्या किसी तरह की वेस्टेज थी? क्या मेरे रॉ मटेरियल में किसी तरह का पिलफरेज हुआ, थेफ्ट हुआ, या कोई अदर रीज़न तो नहीं है? वो सारे रीजन मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। दैट इज व्हाट कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। यहाँ पर कंपैरिजन की बात है। फिर कंपैरिजन के बाद फिर मैं एनालाइज करता हूँ कि बेसिकली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डेविएशन। ओके, सो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन कंट्रोलिंग के अंदर आए थे। और चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन हमारा है, स्टेट द डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो बेसिकली सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टिव फंक्शन है, डेवलपमेंटल फंक्शन है, डेवलपमेंट फंक्शन है, इसके अलावा रेगुलेटरी फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है वो डेवलपमेंट फंक्शन पूछा गया है। तो देखते हैं फटाफट से क्या क्या डेवलपमेंट फंक्शन है। और डेवलपमेंट फंक्शन के अंदर बेटा यही है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है इंटरमीडिएटरीज को, स्टॉक एक्सचेंज को, ठीक है, ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। ओके, उनको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से ऑपरेट करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। डेवलपमेंटल फंक्शन है बेसिकली। ओके, कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। तो कोई भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, रिसर्च कंडक्ट करना, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि प्रोवाइड करनी है मार्केट में, ठीक है, उसको पब्लिश करवाने का काम बेसिकली इन्हीं का है। देखो इनके डेवलपमेंटल फंक्शन में वो सब चीज़ें आएंगी जो कि इनका सपोर्टिव नेचर बेसिकली आप बता सकते हो कि स्टॉक एक्सचेंज को किस तरीके से ये सपोर्ट करते हैं या डेवलप करते हैं। ठीक है, तो वो वाले पॉइंट्स आपको इसके अंदर मेंशन करने हैं। प्रोटेक्टिव के अंदर वो है कि इनसाइडर ट्रेडिंग है ना, किसी तरह की इंफॉर्मेशन कंपनी की लीक होना है ना, अननेसेसरी किसी तरह की फ्रॉड होना है ना, तो उसके लिए क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, उनके अंदर अलग फंक्शंस हैं। बट यहाँ पर डेवलपमेंटल फंक्शन पूछे तो डेवलपमेंट के अंदर आप ये बातें लिख कर आओगे। कंडक्टिंग रिसर्च एंड पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन, इतना याद होना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोवाइड करना ऑफ इंटरमीडिएटरीज। उसके बाद लास्ट है अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल अप्रोच। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग तरह के मेजर्स ये अपनाते हैं, कैपिटल मार्केट को किस तरीके से फर्दर डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, सो बेसिकली डेवलपमेंट की बात करते हैं, रिसर्च और पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। दैट्स इट, ये डेवलपमेंटल फंक्शन है। एनसीईआरटी में से आप पढ़ोगे तो ये 3 पॉइंट आपको एक्जैक्टली मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो बेटा इसको छोड़ के मत जाना। ठीक है, आपका जो सीबीएसई सैंपल पर 22-23 था उसमें भी आपको जो है इसमें प्रोटेक्टिव फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद है स्टेट एनी 3 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आपको यहाँ पर बताने हैं बेटा। बहुत सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आपको ऑलरेडी सिलेबस के अंदर प्रोवाइडेड है, उसमें से कोई भी आप 3 बता सकते हो। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल पेपर है, कॉल मनी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है। ठीक है, इसके अलावा कमर्शियल बिल्स हैं। आप चाहो तो कोई भी 3 बता दीजिए। ट्रेजरी बिल्स के अंदर देखिए, इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेच्योरिंग इन लेस देन 1 ईयर। ठीक है, सो बेसिकली गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स को इशू करती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के लिए। ठीक है, ठीक है, और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है बेटा वो 1 साल से कम का होता है। कमर्शियल पेपर क्या है? कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है जो कि नेगोशिएबल है, ट्रांसफरेबल है बाय डिलीवरी एंड विद अ फिक्स्ड मेच्योरिटी पीरियड। तो उसमें फिक्स मेच्योरिटी पीरियड होता है कमर्शियल पेपर के अंदर। ठीक है, कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड। कॉल मनी बेसिकली क्या होता है? ऐसा पैसा जो कि ऑन डिमांड पेमेंट होती है, जिसकी वापस करना पड़ता है, विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 डे टू 15 डे, 1 से 15 दिन का होता है।
ये इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स के अंदर होता है बेसिकली, बैंक टू बैंक जब ट्रांजेक्शन्स होती हैं। सपोर्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बेसिकली अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन बियर फॉर्म, मतलब जिसके हाथ में है वही इनका होल्डर कहलाता है, ठीक है। इशूड बाय द कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनको इशू करते हैं। कमर्शियल बिल्स हैं इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट। 3 महीने के और 2 महीने के, 4 महीने के जो है ये क्रेडिट एक दूसरे को दे देते हैं, डेटर क्रेडिटर। तो उधार में चीज़ों को बेचना खरीदना, बिल्स रिसीवेबल, बिल पेबल आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो कोई भी यहाँ पर 3 आपको बताने हैं और जो भी आपको एग्जैक्टली याद हो आप वो 3 बता सकते हो। तो बहुत सिंपल पेपर आया था आपका 2021 में। इसके बाद देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है आपका, ध्यान से देखेंगे। इन एन इंटरव्यू विद अ लीडिंग न्यूज़ चैनल, एक लीडिंग न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू में मिस्टर राकेश क्वात्रा CEO हैं जो कि गेट माई जॉब के, उन्होंने सजेस्ट किया कंपनीज को, क्या सजेस्ट किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स आप लोगों को अप्लाई कर पाएंगे आपकी जॉब्स के लिए, अवेलेबल जॉब्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, अगर जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो ईजियर होगा और कैंडिडेट फ्रेंडली होगा, ठीक है। सो बेसिकली अब आपको देखते ही पता चल रहा है बेटा यहाँ पर जो है ये स्टाफिंग फंक्शन की बात हो रही है, राइट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आपने स्टाफिंग पढ़ा है जहाँ पर रिक्रूटमेंट की बात होती है, हायरिंग की बात होती है, राइट। अब आगे बोल रहे हैं नेम एंड एक्सप्लेन द नेक्स्ट 2 स्टेप्स विच फॉलो द स्टेप्स इन द गिवन प्रोसेस ऑफ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट बीइंग डिस्कस्ड अबव। सो स्टाफिंग के अंदर, प्रोसेस के अंदर मैं बात करूँ तो सबसे पहला एस्टिमेटिंग एंड मैन पावर नीड, मैन पावर की इतनी रिक्वायरमेंट है, फिर सबसे पहले मैं एस्टिमेट करता हूँ। उसके बाद मैं रिक्रूटमेंट करता हूँ, हंटिंग करने की बात करता हूँ। तो यहाँ पर वो हंटिंग की ही बात कर रहा है बेटा, सर्चिंग की ही बात कर रहा है। और उसके बाद वाले 2 स्टेप्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं। देखो अप्लाई कर पाएंगे आप, हंट कर पाओगे जब प्रोसेस ईजी होगा। एस्टिमेशन की बात तो नहीं करी, सेकंड स्टेप की बात कर रहा है वो रिक्रूटमेंट की, और रिक्रूटमेंट के बाद के जो 2 स्टेप्स हैं वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। दैट इज व्हाट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, ठीक है। तो सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन को आप लिख कर आओगे, ठीक है। सिलेक्शन में क्या प्रोसेस, सिलेक्शन में बेसिकली क्या होता है, आप पूल ऑफ कैंडिडेट में से आपके पास एक चॉइस आ जाती है, ठीक है। आप सर्च करते हो, रिक्रूट करते हो, हंटिंग करने के बाद आपके पास एक पूल ऑफ कैंडिडेट आ जाता है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ का, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स का, कि आपको पता होता है कि यस ये डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, इसमें से जो बेस्ट है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है। इससे होता क्या है कि मैं बेस्ट सिलेक्ट कर पाता हूँ, और इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन की ना प्रेस्टीजियस भी शो होती है, क्योंकि अगर 100 में से 10 लोग सिलेक्ट हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक वैल्यू पता होगी कि यस हम 100 लोगों में से सिलेक्टेड हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी एक अच्छे लेवल पर ऑपरेट कर रही है, राइट। काम को लेकर सीरियसनेस है कंपनी में, राइट। तो सिलेक्शन में ये 2 बातें आप लिख कर आ सकते हो। प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन मतलब क्या, कि प्लेसमेंट मतलब क्या कि गद्दी देना, कहने का मतलब है जिस पोजीशन के लिए, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप सिलेक्टेड हो एज अ कैंडिडेट, आपको वो प्लेस देना, दैट इज व्हाट प्लेसमेंट। ओरिएंटेशन मतलब क्या, फेमिलराइजिंग, इंट्रोड्यूस करवाना अपने कलीग्स के साथ, मैनेजर्स के साथ, ASMs के साथ, कंपनी के क्या रूल्स एंड पॉलिसीज हैं वो सब बताना, दैट इज व्हाट ओरिएंटेशन, ओके। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए, प्रमोद इज अ सुपरवाइजर एट श्याम ब्रेड्स एंड बिस्कुट फैक्ट्री, ठीक है। तो श्याम ब्रेड्स एंड बिस्कुट फैक्ट्री है, यहाँ पर ये सुपरवाइजर हैं प्रमोद, एंड द फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 20,000 पैकेट्स ऑफ ब्रेड एंड बिस्कुट एवरी डे। हर दिन वो जो है 20,000 पैकेट ब्रेड के, बिस्कुट के रेडी करते हैं। As a supervisor, Pramod ensure that work goes on smoothly and there is no interruption in production. प्रमोद जो है एज अ सुपरवाइजर ये इंश्योर करते हैं कि काम स्मूथली रहे, किसी तरह के काम में कोई रुकावट ना आए काम करते टाइम, राइट। एंड ही इज़ अ गुड लीडर हु गिव्स ऑर्डर ओनली आफ्टर कंसल्टिंग हिज सबऑर्डिनेट्स। सो बेसिकली वो ऑर्डर देते हैं लेकिन उससे पहले कंसल्ट कर लेते हैं अपने सबऑर्डिनेट से, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरीके से काम करवाना चाह रहा हूँ, क्या आपकी क्या सहमति है? बिकॉज देखो सबऑर्डिनेट से ना बात करना भी रिक्वायरमेंट है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल वर्किंग ग्राउंड एक्सपीरियंस उनके पास है, ठीक है। और उनसे कंसल्ट करे बिना लीडर कुछ भी थोपे ना, एक तरह का एक लीडरशिप स्टाइल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। वर्किंग आउट द पॉलिसी विद द एक्सेप्टेंस ऑफ द ग्रुप, ठीक है। सो जो भी पॉलिसी फ्रेम करते हैं वो ग्रुप की एक्सेप्टेंस से होता है, सबऑर्डिनेट्स की एक्सेप्टेंस से होता है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लीडरशिप स्टाइल बीइंग अडॉप्टेड बाय प्रमोद। तो कौन सा लीडरशिप स्टाइल है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ध्यान से देखेंगे, ऑटोक्रेटिक आपने पढ़ा है जिसके अंदर सीधा सीधा सुपरवाइजर इंस्ट्रक्शन पास करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को कि आपको ये करना है, राइट। बट वो सामने से किसी तरह का सुझाव या सजेशन नहीं लेता, राइट। तो उसी कड़ी में दूसरा आपने पढ़ा है डेमोक्रेटिक, एंड डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव यू कैन से, जहाँ पर जो है क्या होता है कि सुपरवाइजर लीडर
जो है कंसल्ट करता है सबऑर्डिनेट्स के साथ कि जो मैं डिसीजन लेने वाला हूँ उसमें आपकी क्या रजामंदी है, किस तरीके से काम होना चाहिए, राइट। तो इस तरह का जो लीडरशिप स्टाइल है नाउ कॉमन है आज की डेट में, और जो है इसी तरीके से काम होते हैं तभी ज़्यादा अच्छा हो पाता है, ठीक है। द एक्सरसाइज मोर कंट्रोल यूजिंग फोर्स विद इन द ग्रुप, तो इस तरीके से ज़्यादा कंट्रोल हो पाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं जब उनकी सहमति है तो ऑब्वियसली वो मिलकर भी काम करेंगे, एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। ओके, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ब्रीफली एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। सो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में आपको बहुत अच्छे से पता है, दो तरह के कम्युनिकेशन आप पढ़ते हो, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये यहाँ पर किस बारे में बात कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। विच अराइजेज आउट ऑफ द नीड ऑफ एम्प्लॉय टू एक्सचेंज देयर व्यूज, तो ओपिनियन ट्रांसफ़र करने के लिए आउट ऑफ द नीड, जिसकी इतनी ज़्यादा रेलिवेंसी नहीं है, उस तरह के आप जो है सोशली थॉट्स आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो। तो इनफॉर्मल बातचीत करने के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं कम्युनिकेशन में, उसके बारे में यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है। सो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो समटाइम्स ग्रेपवाइन चैनल मे बी हेल्पफुल as they carry information rapidly and therefore may be useful to managers at times, ठीक है। तो ग्रेपवाइन चैनल कभी कभार यूज़फुल होता है, रैपिडली इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि जब आप सोशली जब वो आपस में बातचीत कर रहे हैं तो किसी एक को इन्फॉर्मेशन दे दी, वो डेफिनेटली पूरी तरीके से फैल जाएगी। मैनेजर्स कुछ इन्फॉर्मेशन अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर वो यूज़फुल होता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। बट मैं आपको बता दूं इनफॉर्मल में नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा हैं, बिकॉज नेगेटिविटी ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होती है रादर अच्छी चीज़ें। इनफॉर्मल चैनल्स आर यूज्ड बाय द मैनेजर्स टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन सो एज टू नो द रिएक्शन ऑफ हिज और हर सबऑर्डिनेट्स। तो बेसिकली इनफॉर्मल चैनल रिएक्शंस ऑब्जर्व करने के लिए, इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए मैनेजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी तरह की पॉलिसी वो इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो पहले वो थोड़ा सा कम्युनिकेट करेंगे और देखेंगे किस तरह का रिएक्शन है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, अकॉर्डिंगली फिर वो उसको मॉडिफाई कर देते हैं, राइट। तो इस तरह के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, ये बेनिफिट्स आप कह सकते हो। नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें तो ग्रेपवाइन चैनल इन्फॉर्मेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन समटाइम्स गेट डिस्टॉर्टेड, इट ऑल्सो लीड्स टू जनरेटिंग रूमर एंड इनफॉर्मल डिस्कशंस एंड समटाइम्स मे हैम्पर द वर्क एनवायरनमेंट। तो काम तो डिस्टर्ब होगा ही, डेफिनेटली एक रूमर भी होता है कि जब एक बात एक जगह से दूसरी जगह बात जाती है तो उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर दी जाती है, बोलते हैं ना मिर्च मसाला लगा दिया जाता है, बात को स्प्रेड करा जाता है, ठीक है। इनफॉर्मल डिस्कशंस में काम डिस्टर्ब होता है, काम हैम्पर हो सकता है, ठीक है, और इस तरीके से कम्युनिकेशन भी खराब होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन, और जब रूमर फैलते हैं तो आप एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि किसने ये रूमर फैलाया। तो नेगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, ठीक है, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है इस तरह के इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई होगा बेटा ये, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग मेंशन बिलो। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स गिवन है, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं डायरेक्टिंग के वो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, उनको एक्सप्लेन करना है। आस्था अ मैनेजर हैज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन देयर बिहेवियर। सो आस्था के एक मैनेजर है और उसके अंदर एबिलिटी है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो डेफिनेटली लीडरशिप की बात हो रही है बेटा यहाँ पे, राइट, बिकॉज लीडरशिप इज अल्टीमेटली इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ अ मैनेजर, राइट, कि वो उनके बिहेवियर में चेंज ला पाएँ और उनसे काम निकलवा पाएँ। Second is what a Neeraj, a managing director, declares shares in the profits to the managers, okay, for their contribution to increase profits of the company. Okay, तो देखते हैं इसके एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो लीडरशिप है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो लीडरशिप बेसिकली क्या है, इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर होता है पीपल्स का, ठीक है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करवा पाएँ, वॉलंटरी। और जो सेकंड है उसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो डिक्लेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इंसेंटिव्स आप बोल सकते हो। तो एक तरह की मोटिवेशन की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। तो एलिमेंट्स में मोटिवेशन है आपका। सो मोटिवेशन इज बेसिकली इंसाइटमेंट एंड इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव, ठीक है। सो बेसिकली पुश करने का, इंड्यूस करने का, इन्फ्लुएंस करने का एक तरीका है कि वो काम को लेकर आप मोटिवेट कर पाओगे किसी को। तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ मोटिवेशन। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 देखो बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं यहाँ पर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी। सो कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, वाला क्वेश्चन है बेटा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर से अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आया तो रेडी रहना बेटा, उसमें से फैक्टर्स अफेक्टिंग पर क्वेश्चन जरूर आएगा,
ठीक है। इसके अलावा देखो 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग आपको इसमें भी बताने हैं कौन कौन से, चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। इसके अंदर आपको बहुत अच्छे से पता है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर मैं ट्रेडिंग बिजनेस है मेरा तो मेरे को कम रिक्वायरमेंट होगी, मैन्युफैक्चरिंग है तो डेफिनेटली ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन, कितने बड़े लेवल पर ऑपरेट कर रहा हूँ, कैसा टर्नओवर है, उस पर डिपेंड करता है कि मेरे को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी होगी। बिजनेस साइकिल, बूम की सिचुएशन है जब मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली वहाँ पर मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। सीजनल फैक्टर है। सीजनल फैक्टर्स मतलब क्या कि मान लो कि मैं आइसक्रीम्स बनाता हूँ तो डेफिनेटली बेटा गर्मियों में मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, राइट। एंड इसी हिसाब से जो है चीज़ें बदलती हैं। तो कहने का मतलब इसमें 4 पॉइंट बताने थे और ये 4 पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। आप देखो इसमें और भी हैं, प्रोडक्शन साइकिल है, क्रेडिट अलाउड है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल की अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो मेरे को पहले से स्टोर कर रखना पड़ेगा, राइट। और इस सिचुएशन में क्या होगा, हायर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, लग रहा है कि मेरा फ्यूचर है इस बिज़नेस का, आने वाले टाइम पर मेरा जो बिज़नेस मॉडल है वो ग्रो कर सकता है, तो डेफिनेटली आज मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, राइट। और उसमें क्या होगा, हायर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। लेवल ऑफ कंपटीशन कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, इनको आप ज़रूर गो थ्रू करें, ठीक है। एनसीईआरटी से पढ़ना बेटा। और इसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ वहाँ पर इनफ्लो ज़्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो डेफिनेटली वो मेरा ठीक रहेगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसा है, मैं कितने मल्टीपल ऑफ टाइम मेरी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, कितने मल्टीपल ऑफ टाइम मैं इंटरेस्ट बियरिंग कैपेसिटी रखता हूँ। डेट सर्विस कवरेज रेशियो कैसा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट कैसी है, कॉस्ट ऑफ डेट अगर ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली मैं फिर वो वहाँ से पैसा अरेंज नहीं करूँगा। फर्म्स एबिलिटी टू बोरो एट अ लोअर रेट इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू एम्प्लॉय हायर डेट, ठीक है। तो अगर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो मैं डेफिनेटली वहाँ से ज़्यादा पैसा अरेंज कर पाऊंगा। अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ डेट मतलब जहाँ से पैसा अरेंज कर रहा हूँ उसकी लागत क्या आ रही है, दैट इज़ इंटरेस्ट, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स हैं और ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से पता है, आपने ऑलरेडी अब तक पढ़ रखे हैं सारे पॉइंट्स। टैक्स रेट्स हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट है, रिस्क कंसिडरेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, राइट, स्टॉक मार्केट कंडीशन, ये सारे पॉइंट्स बेटा आपको एनसीईआरटी मिल जाएंगे। इनको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो और मेक श्योर छोड़कर मत आना। बार बार बोल रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंदर जो पॉइंट्स हैं उसमें 4 से 5 पॉइंट जरूर पूछेगा आपसे, एंड बी रेडी फॉर दिस, ओके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जो कि प्रॉपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, बिकॉज उस टाइम कोविड का सिनेरियो था और कोविड पर क्वेश्चन उन्होंने ड्राफ्ट किया। क्या क्वेश्चन है ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन है, धीरज वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ सेलिंग N95 मास्क आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ ग्लोबल पैंडेमिक ऑफ COVID-19 ड्यू टू अनसर्टेन मार्केट कंडीशन ही वांट्स टू मेक अ लो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल, ठीक है। तो अनसर्टेन मार्केट कंडीशन इस वजह से फिक्स कैपिटल में कम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं वो। एंड कोविड का पूरा केस था उस टाइम और उसी टाइम जो है ये क्वेश्चन आया आपका एग्जाम में। सजेस्ट हाउ द डिसीजन रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्निक एंड फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव्स कैन हेल्प धीरज इन इंश्योरिंग अ लो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो बेसिकली आपको यहाँ पर डिसीजन में सजेशन देना है कि क्या चॉइस ऑफ टेक्निक उनकी होनी चाहिए फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स में। तो अगर चॉइस ऑफ टेक्निक की बात करें तो लो इन्वेस्टमेंट पर अगर वो काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली लेबर इंटेंसिव उनकी अप्रोच होनी चाहिए। कैपिटल इंटेंसिव पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको फिर फंडिंग चाहिए, पैसा लगाना पड़ेगा फिक्स एसेट्स में, ठीक है। टू मैन्युफैक्चर N95 मास्क एंड सिंस बेटर टेक्नोलॉजी वुड कॉस्ट हिम, टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे तो कहीं ना कहीं कॉस्ट होगा, एंड रिस्क अपीट इट इन नॉट कंड्यूसिव फॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। सो बेसिकली अभी जो जिस तरह का सिनेरियो है उस हिसाब से वो ठीक नहीं है कि वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के लिए जाएं और कहीं ना कहीं उनको लेबर इंटेंसिव के लिए जाना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। फाइनेंशियल अल्टरनेटिव्स में एज ही विशेस टू स्टिक टू अ लो इन्वेस्टमेंट मॉडल वी मे सजेस्ट हिम टू गो with the lease options of fixed assets like building, heavy machineries etc. तो लीज ऑप्शंस के लिए वो जा सकते हैं, लीज पर ले सकते हैं, अकॉर्डिंगली वो काम स्टार्ट कर सकते हैं, एज दिस में रिड्यूस हिज इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायरमेंट इन द बिजनेस, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में कम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जब वो लीज पर जाएंगे, तो लीज पर फिक्स एसेट बिल्डिंग वगैरह लेकर, मशीन वगैरह लेकर वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर वो खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो जनरल क्वेश्चन है और इसमें आपके जनरल ओपिनियन मांगे गए थे और बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप सीधा सीधा लिखकर आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है उसके बाद, एक्सप्लेन द फॉलोइंग राइट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोवाइडेड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से बोल रहा है कि राइट टू सेफ्टी एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है राइट टू सेफ्टी मतलब क्या, कि कोई भी हैजर्डस नेचर का है, कोई भी हार्मफुल नेचर है तो डेफिनेटली उसको आप इन्फॉर्म करोगे एज अ सेलर, ठीक है। तो एज अ सेलर अगर उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया तो कस्टमर के पास राइट है वो उन पे
केस कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो राइट टू सेफ्टी, द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजर्डियस टू लाइफ और हेल्थ। फॉर इंस्टेंस, electrical appliances which are manufactured with a substandard product or do not conform to the safety norms might cause serious injuries. ठीक है, thus consumers are educated and that they should use electrical appliances like which are ISI marked। ISI जो मार्क होता है उस पर होना चाहिए इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस पे, तो उसकी कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी दर्शाता है कि कंपनी की चीज़ है, कंपनी की अच्छी चीज़ होती है। एज दिस वुड बी अश्योरेंस ऑफ द प्रोडक्ट मीटिंग द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन, तो क्वालिटी को लेकर कहीं ना कहीं अश्योरेंस मिल जाती है, राइट। तो राइट टू सेफ्टी मतलब क्या, किसी भी तरह का हैजर्डस नेचर है तो उसको आपको बताना पड़ेगा, एज अ सेलर इन्फॉर्म करना पड़ेगा, राइट। अगर नहीं बताया तो फिर कहीं ना कहीं फिर वो केस कर सकते हैं, राइट टू सेफ्टी। ठीक है, तो कस्टमर के पास राइट टू सेफ्टी है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को नॉलेज होनी चाहिए और उसके पास राइट है कि वो नॉलेज एक्वायर करे। ठीक है, अपने राइट्स उसे पता होने चाहिए कि कंज्यूमर के पास क्या राइट है। एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर राइट थ्रू आउट द लाइफ एंड ही शुड बी अवेयर अबाउट हिज राइट्स एंड रिलीव्स अवेलेबल टू हिम। अगर कोई उनके साथ फ्रॉड होता है, किसी तरह का कोई भी धोखा होता है, तो उनके पास क्या क्या रिलीफ्स अवेलेबल हैं, वो कहाँ जा सकते हैं, किसको अप्रोच कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें पता होनी चाहिए। इन केस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज फॉलिंग शॉर्ट ऑफ हिज एक्सपेक्टेशन, तो जैसे एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से अगर चीज़ें नहीं मिल रही हैं आपको, आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, तो उसमें आपको पता होना चाहिए एज अ कंज्यूमर कि आपके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या आपके पास रिलीफ्स अवेलेबल हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है सीधा सीधा देखो यहाँ पर अब प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर 31 में एक्सप्लेन साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन to his or her greatest efficiency and prosperity, principle of scientific management given by the fuel। तो यहाँ पर ये सारे आपको एक्सप्लेन करने हैं। देखते हैं इसके आंसर्स को, और आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा ये सारे आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है, और इनको आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं। साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, मतलब कोई भी चीज़ स्पेसिफिक नहीं होती, ठीक है, और यहाँ पर आप चीज़ों को प्रैक्टिकल अप्रोच में देखोगे, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है, आपको पता है इसके बारे में बहुत अच्छा सा, है ना, और इसको आप पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके आओगे, ठीक है, जैसा कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है। डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, ये तो आपका लास्ट वाला हो गया। इससे पहले आपका आ रहा है हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड इज बेसिकली व्हाट, फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन इम्प्लाइड दैट मैनेजर सर्व्ड लिंक बिटवीन द ओनर एंड द वर्कर। तो लिंक होना चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए। सिंस द मैनेजर दे हैड द मैंडेट टू गेट वर्क डन, डेफिनेटली मैनेजर एज अ मैनेजर वो चाहेंगे कि उनका काम हो फ्रॉम वर्कर। टेलर रिकॉग्नाइज दैट दिस कन्फ्लिक्ट हेल्प नन, और इस तरह के अगर कन्फ्लिक्ट्स होंगे तो कहीं ना कहीं वो किसी की मदद नहीं करेंगे। हार्मोनी मतलब क्या, मिलकर काम करने की भावना, मेंटल रिवोल्यूशन, ठीक है, दैट इज व्हाट हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। साइंस इज नॉट अ रूल ऑफ थंब मतलब क्या, कि जो भी आपको लगता है अकॉर्डिंग टू वर्किंग आप उसको मॉडिफाई करिए, ठीक है, और द मेथड सो डेवलप्ड बाय द सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रेडिशनल मेथड through work study, unifying the best practice and developing the standard methods। okay, so basically आप देखोगे, चेक करोगे कि कौन सा बेस्ट है, अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशंस उसको डेवलप करोगे। तो आगे है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। सिंपल सी बात है, हमें हर पर्सन को डेवलप करना है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ रहा है उसको ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक लेके जाना है। हमें देखना है कि किसकी कितनी कैपेसिटी है, उसको डेवलप करना पड़ेगा। डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है, ट्रेनिंग से। ओके, सो बेसिकली इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज डेवलप करनी ज़रूरी है, और अकॉर्डिंगली फिर हम उनको वर्क अलॉट करेंगे, और डेफिनेटली जो एफिशिएंट एम्प्लॉय होगा, जो ज़्यादा काम को हैंडल कर सकता है, वही ज़्यादा अर्न भी करेगा, राइट। सो बेसिकली मैनेजमेंट जो है इस तरीके से ही एम्प्लॉयज़ को डेवलप करता है, ठीक है, और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको डेवलप करना, सिलेक्शन करना, देखते हैं कि कौन सा बेस्ट कैंडिडेट है, उसको फर्दर जो है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ ट्रेनिंग प्रोवाइड करके और उसको अच्छे लेवल पर बिठाया जा सकता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे लेवल पर हैंडल कर पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्लानिंग। प्लानिंग इज वर्थ द ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, प्लानिंग जो है महंगी पड़ती है। डू यू एग्री विद दिस? यस, डेफिनेटली। अब इसमें 4 रीज़न बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर बेटा इसकी इंपॉर्टेंस पूछी गई है, इंपॉर्टेंस आप बता देंगे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंस वाले पॉइंट्स हैं, लिमिटेशंस वाले पॉइंट हैं, और फीचर्स वाले पॉइंट हैं। बेटा इनको अच्छे से देख कर जाना बिजनेस स्टडी के अंदर, और यही पॉइंट्स आपके मेन है जिनमें आप अटकते हो, दिक्कत करते हो, टू द पॉइंट आप चीज़ों को भूल जाते हो। तो बस पॉइंट्स को ही आपको याद रखना है। तो यस, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में आप क्या बताएंगे? यस, बेसिकली यहाँ पर यस किस लिए है? यस इसलिए है कि डेफिनेटली बेटा प्लानिंग जो है वो महंगी पड़ती है, कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, राइट। क्यों? क्योंकि प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन मिलती है, ब्लूप्रिंट पहले से रेडी हो जाता है, प्रॉपर प्लानिंग मैं पहले से कर लेता हूँ, कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, कैसे काम होगा, सब कुछ, राइट। प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, मैं हर
पॉइंट्स को कंसिडर करता हूँ तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी से बचता हूँ। ओवरलैपिंग, वेस्टफुल एक्टिविटीज़, डबलिंग नहीं हो पाती कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, किसी तरह की वेस्टफुल एक्टिविटी नहीं होगी, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा, है ना, तालमेल प्रॉपर बन पाएगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जब मैं प्रॉपर प्लानिंग करके चल रहा हूँ, ठीक है, तो इंटरप्शन नहीं आएगी, स्मूथली काम हो पाएगा। दैट इज ऑल अबाउट देयर इंपॉर्टेंस, राइट। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, डेफिनेटली प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है, प्लानिंग के अंदर ही मैं स्टैंडर्ड सेट करता हूँ, टारगेट सेट करता हूँ, अकॉर्डिंगली कंट्रोलिंग करता हूँ, देखता हूँ एक्चुअल परफॉर्मेंस क्यों मेरी उतनी नहीं आ रही है, अकॉर्डिंगली फिर से प्लान्स डेवलप किए जाते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का नेक्स्ट पार्ट। इफ द प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट देन more alternatives should be generated and thoroughly discussed amongst the member of the organization. So basically यहाँ पर identifying alternatives, basically more alternatives available हैं, project important है तो if project is important then more alternatives should be generated, ज़्यादा alternative होते हैं और उसको thoroughly discuss करना ज़रूरी है members के साथ ताकि जो है appropriate suggestions मिल पाएँ, accordingly हम उसको implement कर पाएँ, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ प्लान बीइंग डिस्कस्ड अबव, तो यहाँ पर कौन सा है, अल्टरनेटिव्स की बात है ये, तो डेफिनेटली पहला होता है आपका सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के अंदर सबसे पहला होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स बट डेवलपिंग प्रोमाइसेस, एंड थर्ड वन इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स वाला स्टेप यहाँ पर है और उसके बाद बोल रहा है ऑल्सो एक्सप्लेन रिमेनिंग स्टेप्स, उसके बाद वाले जो स्टेप्स हैं वो भी आपको बताने पड़ेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के बाद मैं देखता हूँ, इवेल्युएट करता हूँ, ठीक है, डिफरेंट प्लान्स को इवेल्युएट करता हूँ, ये देखो हमारा सॉल्यूशन। सो आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं सबसे बेस्ट कौन है उसको इवेल्युएट करना। इवेल्युएशन के बाद फिर मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कि जो मेरे को सबसे बेस्ट लग रहा है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा अल्टरनेटिव को और उसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा एक्चुअल वर्किंग में, एंड उसके बाद मैं उसमें फॉलो अप लूँगा कि एक्चुअल जो मेरी प्लानिंग थी उसके हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ। तो बहुत सिंपल है, प्लानिंग प्रोसेस के सारे स्टेप्स यहाँ पर पूछे गए थे। सबसे मेन चीज़ है इसमें आइडेंटिफाई करना और यहाँ पर अल्टरनेटिव्स जैसे उसने दे दिया तो आपको दिमाग में सीधा क्लिक होना चाहिए आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स, ठीक है। अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करना मतलब क्या कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, अल्टरनेटिव्स होंगे, अल्टरनेटिव्स को मैं क्या करूँगा, थोरली डिस्कस करूँगा मेंबर्स के साथ, राइट। तो पहला स्टेप अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद वाले स्टेप्स आपको ईजिली पता ही हैं, उनको आप लिख कर आ पाओगे, ओके। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कुछ इस प्रकार है, एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन S&M लिमिटेड एंड मोस्ट अदर कंपनीज इज दैट इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग एज अ वन लार्ज कॉर्पोरेशन it operates as 180 smaller companies, each focus on specific product and area, implying selective dispersal of authority, recognizing the decision makers need for autonomy as a decision making authority is pushed down the chain of command. So basically यहाँ पर क्या है, जो important difference है, S&M लिमिटेड ये कोई कंपनी है, इसका जो है दूसरी कंपनीज के साथ कुछ डिफरेंस वो बता रहा है कि बेसिकली 180 स्मॉलर कंपनीज में ये ऑपरेट कर रहे हैं, एक सिंगल लार्ज ऑपरेट कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि स्मॉलर कंपनीज में ज़्यादा 180 कंपनीज में वो जो है ऑपरेट कर रहे हैं बड़े एरिया पर। तो उन्होंने क्या कर रखा है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी यहाँ पर ट्रांसमिट करी हुई है, पुश करी हुई है कमांड को, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मतलब फर्दर उन्होंने जो डिफरेंट स्मॉल कंपनीज हैं वहाँ पर जो है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो सुपीरियर्स हैं उनको दे रखी है। इट enables the company to maintain short line of communication with the customer and employees and accelerate the development of talent, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग जब अथॉरिटीज़ ट्रांसमिट की जाती हैं तो कहीं ना कहीं लोग निकल कर आते हैं सामने, ठीक है, और एक शॉर्ट लाइन कम्युनिकेशन हो पाता है डेवलपमेंट। देखो होता क्या है कि जब एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ऊपर तक एक बड़ी हिरार्की सेट हो जाती है जिसमें जो है ऊपर तक आपकी बातें पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेट करने में बड़ा टाइम स्पेंड होता है। तो एक शॉर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, शॉर्ट लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। तो क्या करते हैं वो डिफरेंट 180 कंपनियां देख रहे हो, 180 कंपनियां उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। तो और हर लेवल पर जो है, हर कंपनी में हर लेवल पर जो है कोई ना कोई टॉप लेवल पर बैठा है जो सारी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज पावर रखता है। आइडेंटिफाई द फिलोसफी दैट इज बीइंग फॉलोड बाय S&M लिमिटेड थ्रू विच इट इज डिवाइडिंग द डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग द हिरार्कियल लेवल, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर रखा है, डिसीजन मेकिंग भी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ट्रांसफर कर रखी हैं, डिवाइड कर रखी हैं। भैया जब डिसीजन मेकिंग भी आपने ट्रांसफर कर दी दैट इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन, याद रखना, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन है और इसका एक्यूरेट आंसर जो है डिसेंट्रलाइजेशन होगा। जब मैं पावर टू यूज़ द रिसोर्सेज देता हूँ और मेजर डिसीजन मेकिंग पावर ट्रांसफर नहीं करता हूँ लोअर लेवल पर, तो उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, बट दिस इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन। स्टेट एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फिलोसफी आइडेंटिफाइड, तो जो भी 5 पॉइंट आपको इसमें बताने हैं डिसेंट्रलाइजेशन के।
डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्यूरेट आंसर, और आपको पता है कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंस हैं। सबसे पहला डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट्स, एक इनिशिएटिव की भावना आती है सबऑर्डिनेट्स में। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट ऑफ फॉर फ्यूचर, तो यहाँ पर मैनेजरियल स्किल्स डेवलप हो पाते हैं, नए नए लोग निकल कर सामने आते हैं जिनके अंदर मैनेजमेंट की स्किल्स हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाती है बिकॉज शॉर्ट लाइन होती है कम्युनिकेशन की। रिलीफ टू द टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट फर्दर प्लानिंग कर सकता है, उनको छोटी छोटी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, उनको जो है वो फटाफट से आगे फर्दर मूव ऑन कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, ग्रोथ पॉसिबल हो पाती है, बेटर कंट्रोल हो पाता है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया, और जैसे इसमें डिसीजन मेकिंग वाली बात आपको पता चल गई ना, तो डिसीजन मेकिंग वाली बात जैसे ही उन्होंने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर रखी है, डिवाइड कर रखी है, इसी से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि यहाँ पर क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अब जरा 20-21 में जो आपका लास्ट क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 34, देख रहे हो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ बेटा, मार्केटिंग चैप्टर के अंदर एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि बेटा 4 P's गलती से भी छोड़कर मत जाना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों टॉपिक। मैं कह रहा हूँ इसको अभी भी छोड़ के मत जाना। इस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे तो किसी और तरीके से इनको मॉडिफाई करके पूछ लिया जाएगा, बट बी रेडी फॉर दिस। और मैं इसको इन ब्रीफ ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ बिकॉज ऑलरेडी आपको इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पता है, इन क्वेश्चंस के बारे में। ओके, सो एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड 4 P's आपको ऑलरेडी पता है। जैसे मैं बात करूँ एडवर्टीजमेंट की, पर्सनल सेलिंग मतलब क्या कि पर्सनल फॉर्म होती है, 1-to-1 होती है, राइट। इसमें आप सीधा जो है इन पर्सनल कम्युनिकेशन, सेल्स, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, हाईली फ्लेक्सिबल होती हैं ये। ठीक है, एडवर्टीजमेंट में बेसिकली क्या होता है कि स्टैंडर्ड मैसेज होता है जो कि कम्युनिकेट किया जाता है टू द कस्टमर्स। ओके, एडवर्टीजमेंट एक लार्ज स्केल पर होती है, बड़े मास पर होती है, बड़े लार्ज स्केल पर की जाती है, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, बट पर्सनल सेलिंग इज बेसिकली 1-to-1 यू कैन से। ठीक है, और ये ज़्यादातर महंगी पड़ती है, कॉस्ट आती है इसकी, बिकॉज पर पर्सन पर्सनल सेलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मार्केटिंग पर्सनल्स को हायर करना पड़ता है पर्सनल सेलिंग के लिए। ठीक है, टाइम ज़्यादा लगता है एंटायर मार्केट को कवर करने में। इसमें एडवर्टीजमेंट में इकट्ठी 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर में आप दोगे और बल्क में जो है लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाओगे, एक स्टैंडर्ड मैसेज आप पहुंचाना चाहते हो वो आप पहुंचा पाओगे। ठीक है, यहाँ पर जो है डायरेक्ट इमीडिएट फीडबैक्स मिलते हैं पर्सनल सेलिंग में। ठीक है, सेल्स पर्सन कम्स टू नो अबाउट द कस्टमर्स रिएक्शन एंड इमीडिएटली उसको रिएक्शन पता चल जाएंगे क्या है। और 4 P's के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट इज बेसिकली जिस गुड्स एंड सर्विसेज में आप डील करते हो, एनीथिंग ऑफ वैल्यू। ठीक है, प्राइस जो एक रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी कस्टमर्स हैव टू पे टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट। ठीक है, और प्लेस फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, मेक द गुड्स रेडीली अवेलेबल फॉर द कस्टमर। ठीक है, ये जो है आप क्या करते हो, अवेलेबल टू द टारगेट कस्टमर्स के लिए अवेलेबल बनाते हो प्रोडक्ट को। ठीक है, बाय वे ऑफ डिस्काउंट, प्रमोशनल कैंपेनिंग्स एंड ऑल। प्रमोशन इज बेसिकली, प्रमोशन मतलब क्या है, प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इंक्लूड एक्टिविटीज दैट कम्युनिकेट्स अवेलेबिलिटी, फीचर्स, मेरिट्स। ठीक है, सो प्रमोशन, डिस्काउंट, फ्री सैंपल करना, एडवर्टाइज करना, पर्सनल सेलिंग। ठीक है, वो सारी चीज़ें प्रमोशन के अंदर आ जाती हैं। सो मेक श्योर इस सैम्पल पेपर को अच्छे से देख लेना, बहुत सिंपल पेपर था 20-21 का, एंड होपफुली अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपसे मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच एंड जय श्री श्याम स्टूडेंट्स।